हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं सीडीपी यूपी टेट के लिए बाल विकास जो सब्जेक्ट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसके प्रैक्टिस सेट, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को हम आपके साथ यहाँ पर डेली डिस्कस करते हैं। उसी श्रृंखला में हमारी ये आपकी सेकेंड क्लास है आज की। तो क्लास शुरू करने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? यानी कि जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसमें मनोविज्ञान जो है उसको किसका विज्ञान कहा जाएगा? ऑप्शन ए आत्मा, बी मस्तिष्क, सी व्यवहार या डी चेतना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी व्यवहार। आपका व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि फिलहाल के समय में हम अब जो मनोविज्ञान में जो आपका प्रयोग करते हैं वो सभी व्यवहार के आधार पर करते हैं। उसका व्यवहार कैसा है, किसी व्यक्ति का, किसी चीज का, किसी प्राणी का व्यवहार कैसा है, उसके आधार पर आपका मनोविज्ञान फिलहाल चल रहा है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, मनोविज्ञान व्यवहार का आधार है वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? यानी कि किसी बच्चे की वृद्धि हो रही है, उससे संबंधित कौन सा कारक इनमें से नहीं है? वृद्धि से संबंधित कौन सा कारक नहीं है? ऑप्शन ए पोषण, बी स्वास्थ्य, सी निद्रा या डी अधिवास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अधिवास। अब जो अधिवास है ये किस प्रकार क्यों संबंधित नहीं है? क्योंकि अधिवास होता है किसी प्राणी का या हम मनुष्य का, आपका जो रहने के घर बना लेते हैं, झोंपड़ी बना लेते हैं, वो सभी आवश्यकता से संबंध रखता है। अधिवास आपका आवश्यकता से संबंध रखता है, ना कि वृद्धि से संबंध रखता है। जबकि पोषण, स्वास्थ्य और निद्रा ये सभी जो बाल बच्चे की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, ये आपका अधिवास संबंधित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विकास की एक प्रक्रिया है, मतलब विकास कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए खंडित, बी निरंतर, सी पूर्ण या डी अपूर्ण। तो साथियों, यहां पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी निरंतर। विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है, क्योंकि विकास जब से बच्चा गर्भ धारण करता है उस समय से लेकर के और जीवन पर्यंत चलता है। आपका विकास बच्चे में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ वृद्धि होती है। जो भी बच्चा सीखता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वॉम्ब टू टॉम्ब चलता है आपका विकास। तो वो निरंतर प्रक्रिया है, ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? यानी कि जो माता पिता से वंशज उनके संतानों में जो स्थानांतरित होते हैं लक्षण, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पर्यावरण, बी जीन, सी आनुवंशिकता या डी होम्योस्टेसिस। तो फ्रेंड्स, यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उसे कहा जाता है आपका आनुवंशिकता। जो माता पिता से उसकी संतानों में उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं उनको आनुवंशिकता कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों और मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज की जिम्मेदार सदस्य बनाती है, उसे कहा जाता है। कुल मिलाकर जो वो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों में आदत, कौशल, मूल्य ये सभी सीखते हैं बच्चे और उन्हें समाज के जिम्मेदार नागरिक बनाता है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए समाजीकरण, बी समावेशन, सी मुख्यधारा से जुड़ना या डी विभेदीकरण। तो दोस्तों, वो प्रक्रिया होती है आपकी सामाजिकरण, बच्चे का सोशलाइजेशन। बच्चे का सामाजिकरण जो होता है उसी के द्वारा, कैसे वातावरण में रह रहा है उसका, उसी के द्वारा सामाजिकरण होता है। उसी के द्वारा बच्चा आदतों को, कौशलों को, उन सभी को ग्रहण करता है, उसी के द्वारा उसका सामाजिकरण होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, वो किसका परिणाम होता है? ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता का, बी केवल वातावरण का, सी आनुवंशिकता और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का या डी केवल आर्थिक कारकों का। तो देखिए, एक सबसे
अच्छी ये जान लीजिए कि आपका जो CDP होता है, बाल विकास जो होता है, इसमें आपके लिए नेगेटिव शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ पर भी आपको नेगेटिव शब्द दिख जाए वो आपका आंसर कतई नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर केवल, ये केवल जो शब्द है ये नेगेटिव के फॉर्म में यूज होता है। केवल वातावरण का, ये भी। केवल आर्थिक कारकों का, ये भी। ऑप्शन सी सही है आपका, आनुवंशिकता और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का, यानी कि जो वंशजों से हमें जीन या लक्षण प्राप्त हुए हैं वो और जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उनकी परस्पर अंतःक्रिया जो होती है वो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, उससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है, यानी कि जो हमारे जीन पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। उस सिद्धांत के आधार पर कितनी अवस्था बताई हैं? ऑप्शन ए 4 भागों में, बी 3 भागों में, सी 2 भागों में, या डी 5 भागों में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4 भागों में। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दी है वो 4 दी हैं। वो कौन कौन सी दी हैं? पहली दी है आपकी संवेदी गामक, जो चलती है 0 से 2 तक। आपकी दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक बोल देते हैं, वो चलती है 2 से 7 वर्ष तक। आपकी तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक, ये चलती है आपकी 7 से 11 वर्ष तक। और अमूर्त होती है वो चलती है 11 से आगे, 11 प्लस से आपकी अमूर्त अवस्था चल जाती है। ये आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं जीन पियाजे की। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसके फोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक डैश डैश। ऑप्शन ए स्वयं आसानी से कर पाता है, बी मित्रों की मदद से कर पाता है, सी शिक्षकों की मदद से कर पाता है, या डी स्वयं करने में असमर्थ है। अब देखिए स्क्वायर फोल्डिंग क्या होता है। इसके फोल्डिंग वो होता है कि बच्चा, मान लीजिए कि 100 गिनती तक जाना है, बच्चा आपका 90 तक रुक जाता है, 92 तक रुक जाता है, 80 तक रुक जाता है, उसके आगे वो नहीं जा पाता, नहीं बता पाता, नहीं समझ पाता। तो हमको 80 से या 90 से उसको 100 तक ले जाना, सहारा देना, उसको सहारा देंगे तब जाकर के वो 100 तक पहुंचेगा। तो उसको इसके फोल्डिंग कहा जाता है। किसी चीज को सहारा देना, पहाड़ बनाना, मचान ढांचा तैयार करना, ये सभी इसके अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, शिक्षकों की मदद से कर पाता है। इसके फोल्डिंग का तात्पर्य यही होगा, जो शिक्षक उसको 80, मान लीजिए 80 तक आया, 80 से उसको 100 तक ले गया सहारा दे दे के, तो वो आपका इसके फोल्डिंग का तात्पर्य इसके फोल्डिंग हो गई, है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? ऑप्शन ए सभी छात्रों के लिए, बी 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, सी सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, या डी सभी नागरिकों के लिए। तो दोस्तों जो भारत के संविधान में जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो आपकी 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बिल्कुल भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। माता पिता का कर्तव्य है कि उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलाएं, स्कूल में पढ़ाएं लिखाएं, ये सभी संविधान में वर्णित है। हमारा ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। बुद्धि योग्यता है, बुद्धि कैसी योग्यता है? ऑप्शन ए सीखने की, बी स्वयं को नई परिस्थितियों में समायोजित करने की, सी विचारों पर चिंतन की, या डी उपरोक्त सभी। अब देखिए बुद्धि क्या होती है। बुद्धि होगी सीख जल्दी, जिसकी बुद्धि ज़्यादा तेज होगी वो जल्दी सीखेगा, ठीक है। तो सीखने की भी क्षमता होती है। स्वयं को नई परिस्थितियों में समायोजित करने की, मान लीजिए अभी आप किसी ठंडे वातावरण में हैं, फिर आप गर्म वातावरण में चले गए, तो खुद को समायोजित करने में आपको जो नई परिस्थितियों में समायोजित करने के लिए आप जो करेंगे वो बुद्धि से ही करेंगे, वो भी बुद्धि आपकी योग्यता हो गई। और विचारों पर चिंतन, जब आपके विचारों पर चिंतन करेंगे वो भी बुद्धि से होता है, तो ये भी बुद्धि एक योग्यता होती है। ये आपके सभी के सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी बुद्धि सभी की योग्यता होती है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा, यानी कि बुद्धि लब्धि मतलब IQ जो होता है, IQ लेवल औसत बुद्धि वालों का कितना होता है? ऑप्शन ए 90 से 109, बी 80 से 89, सी 70 से 79, या डी 110 से 114। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए में 90 से 109। जो औसत बुद्धि वाले होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 109 के बीच में होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया, यानी कि किसके द्वारा दिया गया? बुद्धि की लब्धि का IQ का संप्रत्यय जो दिया था वो किसने दिया था सबसे पहले?
ऑप्शन ए स्किनर द्वारा, बी टर्मन द्वारा, सी बिने द्वारा या डी स्पीयरमैन द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टर्मन द्वारा। जो हमारे टर्मन मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बुद्धि लब्धि का प्रत्यय सबसे पहले दिया था। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। अब आपको बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है इनमें से। ऑप्शन ए एक कारक सिद्धांत, बी द्विकारक सिद्धांत, सी प्रत्यागमन का सिद्धांत या डी बहुकारक का सिद्धांत। तो वो नहीं है साथियों, आपका बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, आपका यहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत, लॉ ऑफ रिग्रेशन जो होता है ये आपका बुद्धि का सिद्धांत नहीं होता है। अब देखिए एक कारक सिद्धांत ये बुद्धि का सिद्धांत होता है। किसने दिया था? ये दिया था आपके बिने महोदय ने। एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत आपका चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन, ठीक से लिखा नहीं जा रहा दोस्तों यहाँ पर, स्पीयरमैन, ये द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक दिया था आपके थॉर्नडाइक महोदय ने, थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। ये आपके बुद्धि के सिद्धांत हैं, जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, यानी कि जो व्यक्तित्व विकास होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होती है, उसकी अवस्था कौन सी है। ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, बी व्यक्तिव्रत अध्ययन, सी उपचारात्मक अध्ययन या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए अधिगम एवं वृद्धि। जो अधिगम और वृद्धि होती है वो आपकी व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, उससे आपकी अधिगम मतलब सीखना, किसी चीज़ को आप कितने अच्छे तरीके से सीखते हैं, तो वो सब चीज़, और आपकी वृद्धि मतलब शारीरिक जो वृद्धि होती है, शरीर में जो बदलाव होते हैं, शारीरिक बदलाव जो होते हैं वो वृद्धि में आते हैं, वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो अधिगम और वृद्धि जो होती है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अवस्था होती है। ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में एक बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम होना चाहिए, यानी कि बच्चों के जो भाषा कौशल होते हैं उनका क्रम कैसा होता है। ऑप्शन ए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बी लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सी सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना या डी लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। अब देखिए ये होता है आपका LSRW होता है, जो सही क्रम होता है LSRW। ये आपकी याद कर लीजिए इसको, LSRW होता है इसका क्रम। L मतलब लिसनिंग, सॉरी लर्निंग, गलत बोल गया मैं दोस्तों, लिसनिंग बिल्कुल सही बोला था मैंने पहले। L लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। देखिए ये कहाँ पर आपका क्रम ऑप्शन ए में है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये आपका बिल्कुल सही होगा LSRW, इसको याद कर लीजिए, एक नंबर पक्का आपका LSRW ये क्रम होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो हमारे मूल्य होते हैं उनका वर्गीकरण में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए आध्यात्मिक मूल्य, बी येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, सी नैतिक मूल्य या डी सांस्कृतिक मूल्य। अब देखिए मूल्यों में क्या क्या आध्यात्मिक मूल्य होते हैं, बिल्कुल आध्यात्मिक मूल्य होते हैं, किसी अध्यात्म से जुड़ाव होता है वो भी मूल्य होता है। नैतिक मूल्य हमारे डेली शिष्टाचार के जो आदतें होती हैं वो भी। सांस्कृतिक मूल्य हमारी सांस्कृतिक धरोहर वगैरह या सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं वो भी हमारे मूल्य में आता है। लेकिन येन केन प्रकारेण धनार्जन जो होता है, या मतलब किसी ना किसी भी कुछ भी तरीका अपनाओ धनार्जन करो, ये वाला मूल्य नहीं होता है इसमें। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा अधिगम आकलन में नहीं आता है, यानी कि अधिगम का जो आकलन होता है उसमें कौन सा नहीं आता इनमें से। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की आवश्यकता, बी अधिगम तरीका, सी विद्यार्थियों की त्रुटि या डी विद्यार्थियों की क्षमता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अधिगम का तरीका। अब देखिए अधिगम का तरीका मतलब
कि जो लर्निंग स्टाइल होती है वो आपकी सभी बच्चों की अलग अलग होती है, क्योंकि जो कोई भी प्राणी है सभी में जो आपकी व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। अब कोई विद्यार्थी कैसे सीखता है पढ़ के, किसी की लर्निंग स्टाइल कैसी है, किसी की अधिगम करने का तरीका कैसा है, सबका अलग अलग होता है। तो इसमें अधिगम का आकलन में नहीं आता है, ये इसको अधिगम के आकलन में नहीं ली जाता है। भाई वो कैसे ही भी सीखे, किसी भी तरीके से सीखे, वो सीख तो रहा है, इसलिए वो अधिगम के आकलन में नहीं आता है। जबकि विद्यार्थियों की क्या आवश्यकता है बच्चे की, वो भी अधिगम के आकलन में आती है। विद्यार्थियों की त्रुटि, बच्चे कहाँ त्रुटि कर रहे हैं वो भी आकलन में आता है। विद्यार्थियों की क्षमता, कितनी क्षमता है वो भी आता है, लेकिन अधिगम का तरीका ये नहीं आता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, CWSN का अर्थ है, जो CWSN होता है इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, बी मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, सी एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, या डी मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो फ्रेंड्स CWSN का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ऑप्शन ए में है। इसकी फुल फॉर्म होती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ये आपकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म आई है, ये आपकी इंग्लिश में भी पूछी जा सकती है, या आप यहाँ पर हिंदी में ही पूछ ली है, वरना आपकी इंग्लिश में ही पूछ ली जाती है, इंग्लिश में आ जाता, इसमें वहाँ पर सही होता आपका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये आपका ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। यानी कि ऐसे अधिगमकर्ता, ऐसे बच्चे जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बच्चे होते हैं उनसे थोड़ी पीछे रह जाती है, उनसे कम रह जाती है, उसको क्या कहते हैं? ए पिछड़े, बी विशेष, सी बाल अपराधी, या डी मानसिक रूप से कमजोर। तो उनको कहा जाता है साथियों पिछड़े बालक। जो मंद अधिगमकर्ता होते हैं और धीरे धीरे सीखते हैं, औसत बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं, उनसे भी थोड़ा कम सीखते हैं, तो उनको पिछड़े बालकों की श्रेणी में गिना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश 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 ने किया था। यानी कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत जो था वो किसने दिया था, किसने प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए पावलाव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, या डी कोहलर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन बी स्किनर। जो स्किनर महोदय थे उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत दिया था। इन्होंने आपका चूहों पर जो प्रयोग किया था वही वाला प्रयोग है ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बी सही है। पावलाव ने आपका नैमित्तिक वो दिया था, आपका शास्त्रीय क्लासिकल कंडीशनिंग कुत्ते पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक बिल्ली वाले महोदय हैं, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ठीक है साथियों, ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास का कंटेंट कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही क्लासेस और वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।